हेलो बच्चों, तो कल हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने आपका रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब हम आपकी दूसरा फंक्शन या फिर दूसरी एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है भाई? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझे तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आपके डीएनए से आपके एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं भाई? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, तो अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं और प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में बेटा जैसे रेप्लिकेशन आपके न्यूक्लियस में हो रहा था, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी आपके न्यूक्लियस में होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियस में। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो आपका जेनेटिक मटेरियल था वो आपके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी कहाँ हो रहा होगा? आपके साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो आपके G1 फेज और G2 फेज के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनना। तो ये वाली प्रोसेस तब करनी होती है जब हमें प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। मतलब इसका जो अगला एमआरएनए का जो अगला एक्सप्रेशन है वो आपका प्रोटीन होगा। होता यह है कि आपके डीएनए में जीन्स होते हैं और डीएनए के जो जीन्स होते हैं वो कोड करते हैं किसी प्रोटीन के लिए। तो वो डायरेक्टली कोड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बीच में एक मीडिएटर चाहिए होता है जिसका नाम क्या होता है? एमआरएनए। क्या होता है भाई? एमआरएनए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके डीएनए का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन, तो हमेशा क्या रहेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन हमेशा किसका एक्सप्रेशन रहेंगे? डीएनए का। एमआरएनए तो बेचारा मीडिएटर है ना, वो तो बीच में आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आपके यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो ये प्रोसेस होती है बेटा, ये आपके सेल डिवीजन के दौरान G1 और G2 फेज में होती है। कहाँ होती है? G1 और G2 फेज में। अगर मैं इसके बाद भी बात करूं कि आपकी सेल के इंटरफेज में तो हो चुकी है ये प्रोसेस, फिर आपकी सेल ने क्या करा? एम फेज में गई, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद भी अगर आपकी जो सेल है वो आपकी नॉर्मल फंक्शन कर रही है आपकी बॉडी में, तो आपकी सेल को डेली अपने फंक्शन करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए होता है। वो प्रोटीन भी किस, अगर वो प्रोटीन आपकी बॉडी में आपकी सेल में डेली बन रहा है, तब भी आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या रहेगी? ऑन। इसका मतलब जब सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही होती है तभी नहीं, उसके बाद जब सेल डिवाइड करके आ चुकी होती है और अपनी बॉडी में नॉर्मली बैठी होती है फंक्शन करने के लिए, तब भी आपका ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। अगर मैं बात करूं आपके प्रोकैरियोट्स की, तो बेटा प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही तीनों काम होते हैं: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इतना याद रखो, रेप्लिकेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रखा होगा, साथ साथ में ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस कैसे होती है? साइमल्टेनियसली होती है। कैसे होती है? साइमल्टेनियसली। यहाँ पे रेप्लिकेशन कब था? सेल डिवीजन के दौरान। ट्रांसक्रिप्शन कब है? इंटरफेज के दौरान। और जब आपकी सेल डिवाइड होकर आराम से बैठी हुई है, अपनी डेली काम करना चाह रही है, तब भी क्या स्टार्ट रहता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो एक बात याद रखना बेटा, अगर आपका ये पूरा डीएनए, हमने कहा था आपके पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, पर याद रखना ट्रांसक्रिप्शन हमेशा पार्ट ऑफ डीएनए का होता है। मतलब जिस एरिया की हमें जरूरत है, जिस प्रोटीन की हमें जरूरत है, हम उसे तो ट्रांसक्राइब कराएंगे ना। अगर मान लो हमारी स्टमक सेल में आपकी किसी और एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो हम उस एरिया को क्यों ही ट्रांसक्राइब करवाएंगे? हम तो वो एरिया ट्रांसक्राइब करवाएंगे जो हमारे काम का है। इसका मतलब सारे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से होता है। और दूसरा ये भी याद रखो, पूरा डीएनए रेप्लिकेट जरूर करता है, पर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के पार्ट्स का हो रहा होता है। किसका हो रहा होता है? पार्ट्स का। पूरा का पूरा डीएनए एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम नहीं करता है। जैसे एक शब्द आएगा हमारे पास रेगुलेटरी जीन करके। देखो, हमेशा एक लाइन याद रखना, डीएनए पे जो कुछ है वो सारा जीन है। सब कुछ क्या है? जीन्स। पर जरूरी नहीं है जीन्स सारे प्रोटीन बना रहे हो। अगर सारे जीन्स प्रोटीन नहीं बना रहे तो सारे के सारे एमआरएनए भी नहीं बना रहे होंगे। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आपकी डीएनए के या फिर आपकी बॉडी के अलग अलग कामों में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास आएंगे ऑपरेटर जीन्स, टर्मिनेटर्स जीन, हमारे पास आएंगे रेगुलेटरी जीन्स। मतलब होते तो वो जीन्स ही है, पर वो फंक्शन क्या कर रहे होते हैं? कुछ अलग कर रहे होते हैं, पर रहेंगे वो हमेशा क्या? जीन्स। तो रेप्लिकेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो सारे ट्रांसक्रिप्शन में जाए ये जरूरी नहीं। ये बात समझ आई सबको? अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो देखो, अगर मैंने आपको ये कहा कि आपका सबका यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, आपके सबका डीएनए किसमें? पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगा, कुछ कुछ हिस्सा जाएगा। तो समझो, अगर आपका ये डीएनए है यूकैरियोट्स का, और मैं कह रही हूँ कि आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा किसमें जाना है? ट्रांसक्रिप्शन में जाना है। तो बेटा इसको ट्रांसक्रिप्शन में जाने के लिए आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? पहले तो
इससे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है कैसे बनती है। ऐसे याद रखो, अभी हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हमने रेप्लिकेशन में ये पढ़ा था हमारी ये स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट करती है और ये वाली स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट करती है। पर एक बात याद रखना, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमारी दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करती है। क्या करती है? एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब। फायदा देखो, मान लो आपकी ये वाली स्ट्रैंड है, इसने भी अपना आरएनए बना लिया, और ये वाली स्ट्रैंड है, इसने भी अपना आरएनए बना लिया, तो हमारे पास एक डीएनए के कितने आरएनए हो जाएंगे? 2। हमने पढ़ा था कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंटरिटी की नेचर एग्जिस्ट करती है, तो अगर इसका ही आरएनए बन रहा है और इस स्ट्रैंड का ही आरएनए बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों आरएनए एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो जो हमारा आरएनए यहां से बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा बन के आएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर आपका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो चुका है तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे जा ही नहीं सकती, फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल मतलब आगे काम करना बंद कर देगी, आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाती है डीएनए की? नहीं। कितनी जाती है? एक। रीजन, अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाने लग जाए तो वो दोनों आरएनए अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाने के बाद कैसे बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगी, आगे काम करेगी ही नहीं। पहला रीजन। अगर आप दूसरा समझो, अगर आप किसी तरीके से आप ये भी सोच रहे हो कि आपका जो दोनों डीएनए है ये दोनों आरएनए बना पा रहे हैं, चलो भाई बना लिए इसने। अब एक बात समझो, एमआरएनए आगे क्या बनाने चाहता है? प्रोटीन। तो एक ही डीएनए के ये प्रोटीन अलग बन रहा होगा और ये प्रोटीन अलग बन रहा होगा, तो एक ही डीएनए कितने टाइप के प्रोटीन बनाएगा? 2। तो जेनेटिकली तो ये बात कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी। मतलब अभी तो आपका एक डीएनए एक ही तरह का प्रोटीन बना रहा था, अब आपका वही डीएनए 2 तरह के प्रोटीन बना रहा है, तो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है बेटा। प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म में क्या आ सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो क्या कहेंगे हम? आपका प्रोटीन वाला मैकेनिज्म, प्रोटीन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है बेटा? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स। इसीलिए आपकी दोनों स्ट्रैंड किस में नहीं जाती? एमआरएनए फॉर्मेशन में नहीं जाती, सिर्फ एक जाती। ये बात समझ आई? अब आपके डीएनए को अगर कहीं भी ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उसके पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में चला जाएगा, उसके पास एक यूनिट होनी चाहिए। यूनिट में क्या क्या होता है समझो। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मान लो हम आपके डीएनए का सिर्फ ये पोर्शन ले रहे हैं जो कि आपका किस में जा सकता है? ट्रांसक्रिप्शन में जा सकता है। तो हमने कहा इसके पास क्या होनी चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट का मतलब समझो, अगर ये हमारी 3 to 5 स्ट्रैंड है और ये मान लो हमारी 5 to 3 स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती है बेटा, एक होती है प्रमोटर, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है आपका टर्मिनेटर। क्या होता है भाई? टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या काम करता है? प्रमोटर आपका इनिशिएट करवाता है। क्या करवाता है? इनिशिएट। क्या? एमआरएनए फॉर्मेशन, या फिर ऐसे कह लो ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर क्या करता है बेटा? ये टर्मिनेट मतलब ऑफ करवाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या करवाता है? ऑफ करवाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। स्ट्रक्चरल जीन जो होगा, अभी बात करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन वो पोर्शन होगा आपके डीएनए का जो कि एमआरएनए बनाएगा। स्ट्रक्चरल जीन मतलब जो कि बाद में क्या बनाना चाह रहा है? स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है। स्ट्रक्चर क्या बन रही है? एमआरएनए। तो स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास 2 तरह के देखने को मिल सकते हैं। देखो, एक होता है आपका टेम्पलेट, एक होता है आपका कोड। टेम्पलेट का मतलब जिसे देख के आपका एमआरएनए बनेगा, जिसे देख के आपका एमआरएनए बनेगा, या फिर जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या बनेगा? एमआरएनए। और कोडिंग क्या होगा? अब समझना, एक बार यहां समझो। मैं कह रही हूं कि यहाँ पे आपका प्रमोटर है, बताते हैं अभी, और यहाँ पे आपका टर्मिनेटर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्रमोटर यहाँ टर्मिनेटर क्यों लगाया, इसका मतलब समझते हैं बेटा। जो प्रमोटर होता है ना, वो आपकी, अगर मैं ये पूछूं, चलो ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और बीच का क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन भी कितने तरह के हमने बताया कि उसमें भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें आपका 3 to 5 समझना, ये होता है आपका टेम्पलेट, बताएंगे अभी, और ये वाली स्ट्रैंड होती है आपकी कोडिंग। तो अब तुम कहोगे मैम आपने यहीं पे प्रमोटर क्यों लगाया? प्रमोटर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि आपके जो प्रमोटर की जो पोजीशन होती है वो हमेशा आपके कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे होती है। कहाँ होती है? कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम। तो ये आपकी कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके 5 प्राइम पे क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रमोटर। अच्छा, अभी मैंने ये कहा
कि आपके डीएनए की सारी चीजें जीन्स ही है, तो ये प्रमोटर जीन ही है ना, कुछ और तो नहीं समझ रहे हो ना कि भाई लिपिड आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स आ जाएंगे, सब कुछ जीन्स है, सब कुछ बेसिस है, तो ये भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं जीन्स है, पर ये प्रोटीन नहीं बना रहे। इसके अलावा क्या फंक्शन कर रहे हैं, प्रमोटर का। अगर मैं बात करूं आपके टर्मिनेटर की, तो बेटा टर्मिनेटर आपके कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड प्राइम एंड पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, थर्ड प्राइम। एक और पोजीशन होती है इसकी, हम कहेंगे प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन। देखो हमेशा एक बात याद रखना, दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर। जहां से स्ट्रक्चरल जीन शुरू होता है ना, यहां से हम आपकी प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन डिसाइड करते हैं। अगर आपके स्ट्रक्चरल जीन से कोई चीज इधर पाई जा रही है, कोई भी चीज, तो हम उसको कहेंगे अपस्ट्रीम है। क्या है ये, अपस्ट्रीम। अगर आपके स्ट्रक्चरल जीन से कोई भी चीज दूर पाई जा रही है, इधर की साइड पाई जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम। पर मैंने कहा कोई भी जीन का कोई भी सीक्वेंस, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर। तो हम कहेंगे प्रमोटर कहां पाया जाता है, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। टर्मिनेटर कहां पाया जाता है, डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो दो पोजीशन होगी, पहला फिफ्थ प्राइम ऑफ कोडिंग टर्मिनेटर, थर्ड प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम। तो देखो ये आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन भी दो, ये वाली स्ट्रैंड कौन सी, टेम्पलेट, ये वाली कौन सी, कोडिंग। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब समझो, आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगी बेटा जिसपे आपका, अच्छा आपके रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे आरएनए बनाना है, तो जो पॉलीमर यूनिट जोड़नी है, जो मोनोमर जोड़ने हैं, वो किसके होंगे, आरएनए के होंगे। तो कहीं ना कहीं एंजाइम भी वैसा ही चाहिए होगा। तो यहाँ पे होता है बेटा आपका एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। इसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। मतलब जो आपके डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिपेंड होके क्या बनाए, आरएनए बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे आपके रेप्लिकेशन के लिए हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए होता है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या चाहिए होता है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब वहां पे हमें डीएनटीपी चाहिए था, याद आ रहा है, मैंने आपको 11th में बताया था। यहाँ पे हमें चाहिए एनटीपी। क्या चाहिए, एनटीपी। सेम स्ट्रक्चर, जैसे वहां पे न्यूक्लियोसाइड था, उसके साथ ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ था, तो सेम इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगी। ऐसे याद रखो, ये बेस था तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ OH लगा होगा, डीऑक्सी नहीं, खाली राइबो होगा। ये बात समझ आई। और यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट मतलब 1 2 3। अब देखो ये एक राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आया, एनटीपी आया, मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आया, दूसरा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लगा, फोस्फेट ने बॉन्ड बना लिया एक ने, और बाकी दो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुए। तो ऐसे याद रखना, वहां पे डीएनटीपी डाई राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज हो रहा था, यहाँ पे एनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अगर हमने वहां पे ए लगा दिया तो एडिनोसिन, जी लगा दिया तो गुआनोसिन। ये बात समझ आई सबको, इतना क्लियर हुआ बेटा। ये याद रखना, न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लियोसाइड यूज हो रहे हैं, टाइड तो वो बाद में बनेंगे। ये बात समझ आई सबको। तो देखो एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन, एनटीपी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये वाली स्ट्रक्चर समझ आ गई, एनर्जी भी मिल जाएगी और आपको एक यूनिट भी मिल जाएगी। हो जाएगा ये इतना क्लियर। अब देखो टेम्पलेट और कोडिंग की बात करते हैं। देखो टेम्पलेट आपकी वो स्ट्रैंड होती है जिसे देख देख के आपका आरएनए पॉलीमरेज सामने क्या जोड़ता है, आपका बेसिस जोड़ता है या फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। तो समझो, अगर मैंने आपके पास 3 to 5 ऐसे बना रखा है, ए ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, तो सोचो इसका एमआरएनए कैसे बनेगा। एक तो बनेगा 5 to 3 प्राइम, और क्या बन सकता है, ए की जगह जाएगा यू और टी की जगह जाएगा ए। यहाँ पे बेटा टी की जगह क्या होता है, यू, तो जहां जहां टी लगना है वहां पे क्या आएगा, यू। तो जी की जगह सी, जी जी जी, टी की जगह ए, जी की जगह सी। तो देखो अब मेरे को एक लॉजिकली बताना, ये अगर टेम्पलेट है और ये कोडिंग है, तो इसकी सीक्वेंस कहीं ना कहीं ऐसी नहीं होगी। ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग है, तो डीएनए की सीक्वेंस कहीं सेम नहीं होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपका एमआरएनए बड़ा 5 to 3 प्राइम का,
वो बिल्कुल किस जैसा दिख रहा है आपके, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा, इसीलिए स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कोडिंग, क्योंकि एमआरएनए कैसा दिखता है, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं समझो, आपको पता है क्या किया जाएगा, आपको सिर्फ एक स्ट्रैंड दे दी जाएगी, जैसे मैंने ये स्ट्रैंड दे दी, मैंने पोलैरिटी दिखा दी 3 to 5, तुम्हें ये नहीं बोला ये टेम्पलेट है या फिर ये क्या है आपकी कोडिंग है, पर 3 to 5 देखते तुम समझ जाओगे कहीं ना कहीं टेम्पलेट है। क्वेश्चन ही पूछ लेंगे एमआरएनए बताओ, तो एमआरएनए तुम कौन से पे टिक लगाओगे, जिसकी 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर तुम्हें ऐसे 5 to 3 स्ट्रक्चर दे देंगे, तुम उसमें ये देखना यू लगा हुआ है या टी लगा हुआ है, अगर यू लगा हुआ है तो एमआरएनए है, तो ये पता चल गया कि भाई ये तो 5 to 3 क्या तो कोडिंग हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है। कैसे पता चलेगा कोडिंग और एमआरएनए का, यू और टी में देख लेना, अगर यू लगा है तो क्या है, एमआरएनए। ऐसे पूछ लेंगे इस ट्रेंड का टेम्पलेट बता दो, तो तुम क्या करोगे, उसका उल्टा बना दोगे। अगर मैंने ये पूछ लिया इस ट्रेंड का कोडिंग बता दो, तो सेम टू सेम लिख के यू की जगह क्या लग जाएगा आपका, टी, क्या लग जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखना क्या पड़ेगा, पोलैरिटी क्या है, टेम्पलेट और कोडिंग ना भी दिया जाए तो तुम क्या देख लोगे, आपकी पोलैरिटी क्या है। ये बात समझ आई। तो देखो एमआरएनए बिल्कुल किसके जैसा दिखता होगा, आपके कोडिंग स्ट्रैंड जैसा दिखता है, इसलिए हमने क्या कहा इसको, आपका कोडिंग स्ट्रैंड। देखो क्या क्या समझा हमने कहा हमारे पूरे के पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, कुछ कुछ पार्ट्स का होता है, जरूरत के हिसाब से होता है, अपनी अपनी सेल में हो रहा होता है। जो हिस्सा आपका ट्रांसक्रिप्शन में जाता है वहां पे हमें क्या चाहिए, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और आपका स्ट्रक्चरल जीन। बेटा अब इस स्ट्रक्चरल जीन को हमने कहा ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, डीएनए का हिस्सा है तो कहीं कहीं जीन होंगे ना, इसका मतलब सब कुछ क्या है, जीन से। ये बात समझ आई। अब एक बार स्ट्रक्चरल जीन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमें कुछ बातें बोली गई जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट कर पा रही थी। कैसे, हमने कहा हमारा स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है, मतलब समझाऊंगी हम अभी, मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है। अब समझो सिस्ट्रोन का मतलब, सबसे पहले देखो बात इतनी सी होती है कि हमारा जो जीन है, पहले जीन की एक डेफिनेशन थी कि आपके जीन्स वो होंगे जो प्रोटीन कोड कर रहे होंगे। क्या कोड कर रहे होंगे, प्रोटीन। पर होता ये है कि हमारे जीन की थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, क्योंकि अभी हमने कहा प्रमोटर भी जीन्स हैं, टर्मिनेटर भी जीन्स हैं, ये तो प्रोटीन कोड नहीं कर रहे हैं। तो सिस्ट्रोन क्या होता है समझो। अभी सिस्ट्रोन आपके डीएनए का वो सीक्वेंस है जो कि कोड करेगा एमआरएनए को या फिर प्रोटीन। किसको, एमआरएनए को या फिर प्रोटीन। ये बात समझ आई। तो समझो जैसे मान लो ये मेरा, ऐसे मान के चलो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका क्या पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड बना लेते, तुम डबल स्ट्रैंडेड समझना ऐसे। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, इससे हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। तो समझो एक बार, जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन में बेटा हमेशा एमआरएनए नहीं, आरआरएनए और टीआरएनए भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, आरआरएनए और टीआरएनए। तो 3 चीजें बनी, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा डीएनए पड़ा हुआ है, हमारी आराम से सेल डिवीजन करके बैठी है। मान लो स्टमक सेल है, आराम से बैठी हुई है, इसे एंजाइम बनाना है, तो किस में जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी सबसे पहले, क्योंकि रेप्लिकेट होके तो आ चुकी है। तो देखो मान लो इसका ये वाला हिस्सा, ये भी जीन है, ये बना रहा है एमआरएनए, क्या बना रहा है, ये वाला बना रहा है टीआरएनए, क्या बना रहा है। और बेटा जो आपका न्यूक्लियोलस होता है, बचपन में तुमने पढ़ा होगा या फिर 11th में पढ़ा है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, आरएनए बनते हैं ना। तो जो आपके वो डीएनए जो आपके न्यूक्लियोलस के पास पड़ा हुआ होता है, वो बना रहा होता है आरआरएनए। क्या बना रहा होता है, आरआरएनए। अगर मैं यूं कहूं अब जीन की डेफिनेशन को, कि जीन जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो बताओ यहां से वो बात क्लियर नहीं हो रही ना, क्योंकि जीन तो देखो ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है, और प्रोटीन कौन बनाएगा इसमें, सिर्फ एमआरएनए। तो हम ये कहेंगे कि जीन बनाने, सॉरी जो एमआरएनए बनाने वाला जो लाइन है वो क्या होगी आपकी, सिस्ट्रोन। क्या होगी आपकी, सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन क्या होती है, वो पोर्शन ऑफ डीएनए जो कि क्या बना रहा होता है, एमआरएनए। इसके अलावा सारे क्या होते हैं आपके, जीन्स। ये बात समझ आई, एक बार नोट करना। तो देखो हमने क्या कहा, सिस्ट्रोन आपके डीएनए की वो सीक्वेंस है जो कि इसमें जा रही होगी प्रोटीन बनाने में, तो एमआरएनए कौन बना रहा होता है, सिस्ट्रोन। तो यहां से हमें एक लाइन तो पता चल गई कि जितने भी आपके हर डीएनए में सिस्ट्रोन्स मिलेंगे वो क्या होंगे, जीन्स। क्या होंगे, जीन्स। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं, ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन्स बट नॉट ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन्स। मेरी बात समझो, मैंने कहा ऑल
सिस्ट्रोन्स आर जीन्स। क्यों? ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, तो सिस्ट्रोन भी क्या है? एक जीन ही तो है। लेकिन नॉट ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन्स, क्योंकि एक जीन आपका टीआरएनए बना रहा है, एक जीन आपका आरआरएनए बना रहा है, तो सब कुछ कौन बना रहा है? जीन्स। लेकिन हर जीन क्या नहीं होगा आपका? सिस्ट्रोन नहीं होगा। तो सिस्ट्रोन का मतलब समझा? सिस्ट्रोन क्या होता है? देखो, जीन को हम अगर ये बोले कि प्रोटीन बनाता है, तो थोड़ा आपका जो डीएनए की डेफिनेशन है या फिर आपके जीन की डेफिनेशन वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने प्रमोटर भी बता दिए, टर्मिनेटर भी बता दिए, आगे हम ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, रेगुलेटर्स भी पढ़ेंगे, वो सब क्या है? जीन। तो हम ये तो कह नहीं सकते भाई सारे जीन क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने वाला, एमआरएनए बनाने वाला जो सीक्वेंस आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट्रोन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। और जो सिस्ट्रोन्स होते हैं वो रियल में क्या होते हैं? जीन्स। लेकिन तुम ये बोलो कि जितने भी जीन्स आपके डीएनए में वो सारे सिस्ट्रोन्स हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? गलत। ये बात समझ आई? तो समझो, ये आपका स्टमक का डीएनए है, ऐसे मान लो एक टाइम पे इनको कुछ एंजाइम बनाना है, तो उस टाइम इसका पूरा डीएनए की कोई सीक्वेंस क्या बना रही होगी? ठीक है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक एंजाइम है, कोड करता है क्रोमोसोम नंबर 5 एक एंजाइम को, वो बनाना है तुम्हें। तो अगर तुम्हें वो एंजाइम बनाना है उस टाइम, तो उस टाइम उस क्रोमोसोम पे क्या क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगी? एमआरएनए बनने की भी, टीआरएनए बनने की, आरआरएनए बनने की। आरआरएनए बनता कहाँ होगा? उस न्यूक्लियोलस के पास वाले डीएनए। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि हर बार हर जगह ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होता, जिस चीज की जरूरत उस चीज का काम हो रहा होता है। सिस्ट्रोन समझ आया? अब मैंने आपको ये बताया कि जो ये आपके सिस्ट्रोन्स होते हैं ये मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब सारे सिस्ट्रोन एक ही तरह का प्रोटीन बनाए, और पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स बनाए जा रहे हो एक ही स्ट्रक्चरल जीन में। समझो, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, अगर मैं यूं कहूं कि ये मेरा प्रमोटर है और ये मेरा टर्मिनेटर है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है मोनोसिस्ट्रोनिक है, मतलब एक ही तरह के सिस्ट्रोन से बना हुआ है, तो प्रोटीन कैसा बनेगा? एक तरह का। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है, मतलब ये एक 1 सिस्ट्रोन, ये 2, ये 3, प्रोटीन कितने तरह के बनेंगे? 3 तरह के। तो जिसमें स्ट्रक्चरल जीन में एक ही तरह के सिस्ट्रोन पाए जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। बेटा ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। और जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सिस्ट्रोन्स पाए जाते हैं, ये सारे सिस्ट्रोन अलग अलग प्रोटीन बनाए जा रहे होते हैं, ये किसमें पाया जाता है? आपके प्रोकैरियोट्स में। किसमें पाया जाता है बेटा? प्रोकैरियोट्स में। तो स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे, सुनना, स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे हमने आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक और बात आती है यहाँ पे, एक लाइन आती है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या आती है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। मतलब जो हमारे प्रोकैरियोट्स, जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं ना बेटा, यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है वो सबसे पहले एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए मतलब ये जो डीएनए ने आरएनए बनाया है ना, और आरएनए ने क्या बनाना है? प्रोटीन। तो होना ये चाहिए था कि पूरा आरएनए तभी की तभी आके प्रोटीन बना दे, पर यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाई जाती है, मतलब काम के जीन के बीच में बेकाम के जीन भी पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन मतलब आपके जीन के बीच में कोई गैप, मतलब कोई चीज ऐसी है जो कि उन दोनों को क्या कर रही है? अलग। तो ये काम का जीन, इसके बीच में बेकाम का जीन, फिर काम का जीन, फिर बेकाम का जीन। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। मतलब जो आपके काम के जीन थे वो स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए। क्यों हो गए? उनके बीच में कौन आ गया? कोई नालायक जीन आ गया जो कि कोई काम नहीं करता। इसका मतलब डीएनए में तो पाया जा रहा था, डीएनए में रेप्लिकेशन में उनका कोई वो नहीं था दिक्कत, वो आराम से रेप्लिकेट होके आए हैं, पर जैसे वो एमआरएनए बनने आए उन्होंने क्या कहा? हम तो काम नहीं करेंगे। इसलिए यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। तो बेटा ये जो मैंने आज पढ़ा है ना, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ऐसे मान के चलो। इंट्रोडक्शन में क्या? ट्रांसक्रिप्शन जो था, ठीक है, उसमें ये वाली चीज कि भाई ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होता है, कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए किस यूनिट की जरूरत पड़ती है। और देखो हम अभी तक स्ट्रक्चरल जीन ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या चल रहा है आपका? इंट्रोडक्शन। कल बेटा प्रोसेस की बात करेंगे और डिफरेंसेस की बात करेंगे। आज के लिए इतने।